हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म किया था और हमने ये पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो क्या प्रोसेस होगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या प्रोसेस होगा। अब हम ये डिस्कस करने वाले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, मतलब क्या एवरी ह्यूमन बीइंग इस चीज के लिए कैपेबल होता है या कोई ऐसा भी हो जो कैपेबल नहीं है। चलिए, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, हेल्दी रहना क्या है। भाई सबसे पहले तो ये चीज कि हेल्दी रहना क्या है। तो आप मुझे ये बताओ कि हेल्दी आपके लिए क्या है। मतलब हेल्दी होना इन द सेंस कि जस्ट हम इजीली अगर हमारे पास सब कुछ फूड वगैरह सब है और हम कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हम हेल्दी है? क्या हमारा अगर हेडेक नहीं हो रहा या हमारा बॉडी पेन नहीं कर रहा या हमें जब तो कोई सेवियर कोई डिजीज नहीं है, क्या हम हेल्दी है? हेल्दी होना इट्स नॉट लाइक कि आपके पास अगर कोई डिजीज नहीं है आपकी बॉडी को, इसका मतलब आप हेल्दी हो, या आप कुछ भी आराम से खा पा रहे हो, पी पा रहे हो और आपको कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, तो आप हेल्दी हो। या आपको प्रॉपर नींद भी आ रही है तो आप हेल्दी हो। इट्स नॉट लाइक दैट। ये इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। ये करता है बट सिर्फ सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है। हमारा हेल्दी होना इज अ ह्यूज प्रोसेस, बहुत बड़ा ये टास्क है हमारे लिए कि हम हेल्दी है या फिर नहीं है। चलिए, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज जब हमने इतना सारा कुछ पढ़ा है रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन ये होता है, रिप्रोडक्शन ये होता है, तो फिर हमारे लिए ये भी बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। मतलब हमें हमारी बॉडी को, अगर रिप्रोडक्शन हम चाहते हैं कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो प्रॉपर हो, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन हो, तो फिर हमारी बॉडी को ऐसा क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसे कैसे हमारी बॉडी को रखना पड़ेगा। तो क्या हमारे लिए पिज्जा बर्गर ये छोड़ना पड़ेगा? ये भी सोचो कि अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें अच्छी रखनी है, हमारी गुड रखनी है, हमें गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर चाहिए, तो क्या पिज्जा बर्गर छोड़ना पड़ेगा? तो वो तो नहीं छोड़ सकते, पिज्जा बर्गर तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या करें? मतलब या तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है उस चीज के लिए या हम फिजिकली प्रिपेयर है या नहीं है, ये चीज सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास ये सारे होने चाहिए ऑप्शन कि हमारी जो सोशल हेल्थ है या हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, इज इट प्रॉपर और नॉट, क्या ये सही है या फिर नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट थिंग इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने इतना सब अगर इसके बारे में पढ़ा है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है। तो भाई आप इतना आपने अगर पढ़ लिया है, इसका मतलब है कि अब आप ही मुझे सारे पॉइंट्स बता देंगे कि ये सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज कि वेरिएशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो इवोल्यूशन नहीं होगा। जब हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे तो हमने यही कहा था कि उसका डीएनए रेप्लिकेट तो हो रहा है बट उस डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर चेंजेस नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं है, कोई नया प्रोटीन नहीं है। तो नया प्रोटीन नहीं है इसका मतलब इवोल्यूशन की तरफ हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम डेवलपिंग स्टेज में नहीं है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमारे दो डीएनए जो थे वो मिक्स हो रहे थे, जब मिक्स हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा चेंज जरूर होगा जिसकी वजह से एक टाइम के बाद क्या होगा, इवोल्यूशन होगा और वो स्पीशीज जो है वो चेंज हो जाएगी। और वो चेंज कैसे होगी, तो याद करो ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था क्या पढ़ा था हमने, एक बंदर का स्ट्रक्चर भी देखा था और अभी जो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वैसा भी स्ट्रक्चर देखा था। तो हमारा जो पूरा डेवलपिंग स्टेज था वो डेवलपिंग स्टेज किसकी वजह से आया, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आया। क्योंकि हम जो पूरे बंदरों की प्रजाति थे, हमें अगर बोला जाए कि आज आप उससे बने हो तो क्या बिलीव करेंगे? बिल्कुल नहीं, कि हम उसकी तरह बिल्कुल नहीं नजर आते हैं। हमारे तो बाल भी नहीं है इतने सारे और हमारा तो मतलब हम बोल भी पाते हैं, वो बोल नहीं पाता है। इवन आदिवासी भी जो है वो बोल नहीं पाते थे बट हम तो बोल देते हैं, फटाफट से सब कुछ बोल जाते हैं। हम बचपन से खेलना भी जानते हैं, कूदना जानते हैं, हमें पता है कि भी कपड़े भी पहनने होते हैं, हमें ये भी पता है कि हमें पढ़ना भी होता है, हमें ये पता है कि हमारे पास बहुत सारे गेम्स हैं, हमें उनको खेलना भी है, उसको खेलना हमें आता भी है, कंप्यूटर चलाना भी आता है। बट जो पहले का जो आदि मानव था, वो जो अर्ली मैन था, उसको ये सब नहीं आता है ना। अगर उसको यहाँ पे लेके आ जाए तो वो ये सब बिल्कुल नहीं करेगा, उसके लिए ये सब कुछ नया है। ये नया क्यों है उसके लिए, बिकॉज उसके टाइम पे ये सब नहीं था। और जब ये नहीं था तो वो तो हमें भी मतलब एक तरह से ये देखेगा कि क्या पता ये कोई नया जानवर है तो इसको भी हम काट के और जला के खा सकते हैं, इसको भी हम। आदि मानव ऐसा ही सोचेगा। अगर आप एंशिएंट पीरियड में जाओ सबको, तो अगर जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, आदिवासी जो है वो क्या करेंगे, हमें भी एक तरह का नया जानवर ही समझेंगे वो, और वो हमें भी जला के क्या पता खा भी जाए। वैसे हम नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम मशीन नहीं है। चलिए, बट स्टिल अगर हम उसको देखें तो क्या होगा, वो हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि हम बने उसी से है बट स्टिल वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द डीएनए कॉपीइंग। डीएनए कॉपीइंग के टाइम पे क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या हुआ कि उसके अंदर कुछ चेंजेस थे, कुछ एरर था, माइनर से एरर थे, जो धीरे 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 मिक्स होते हुए क्या हुआ, हम लोग पूरा का पूरा वहां से आके
आज की डेट में हम पूरा डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड पर्सन है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। जो वेरिएशन हमने पढ़े थे डीएनए के अंदर जो चेंजेस है, तो उस चेंजेस की वजह से हम बिल्कुल एक नई स्पीशीज बन गए हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। उस वेरिएशन की वजह से ऐसा है कि आज हम उनको पहचान भी नहीं पाते हैं, या अगर यहाँ पर आ जाए तो वो हमें जानवर ही समझेंगे, वो हमें इंसान अपनी तरह नहीं समझेंगे, वो हमें एक तरह का जानवर ही समझेंगे नया। पहले के जो लोग थे, एक तरह से अगर देखा जाए तो जो पहले के लोग थे उनके ऊपर बहुत सारे बाल थे उनके शरीर के ऊपर, बट वो आज की डेट में अगर देखें तो हमारे शरीर के ऊपर वो इतने बाल नहीं है। तो वो किसकी वजह से हुआ? वो बालों का जो रिडक्शन था ये क्यों हुआ, ये कम क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो सकता है कि उनको उस टाइम पे उस चीज की जरूरत थी, बट आज की डेट में हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो हम एडेप्ट होते गए उस चीज के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो उनके अंदर जो डीएनए में चेंजेस थे, उन चेंजेस की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, हम डेवलपिंग स्टेज में आ गए, और डेवलप्ड होते होते आज हम यहाँ खड़े हैं। बट हो सकता है कि एक टाइम के बाद जो है हमारी भी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहे, और कुछ हजारों लाखों सालों के बाद अगर अब हमारी पिक्चर अगर वो लोग देखेंगे तो वो सोचेंगे यार हम तो इनकी तरह बिल्कुल ही नहीं नजर आते, हम थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब ये पता नहीं कौन से पुराने जमाने के हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है बच्चों, कि जो मेल और फीमेल का जब डीएनए मिक्स होता है तो उस डीएनए से बनता है एक नया प्रोटीन, और वो नया प्रोटीन जो होता है वो अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं दिख सकता, वो उसके अंदर चेंजेस जरूर होंगे, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके पेरेंट्स में नहीं है। पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं बट सारे नहीं आए हैं, उसके अंदर जो चेंजेस है वो चेंजेस उसके पेरेंट्स में ऑलरेडी नहीं थे प्रेजेंट। उसके आगे की जो जनरेशन होगी, हो सकता है कि उसमें इतना चेंज हो जाए कि उसकी जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना वो भी सोचे कि अच्छा ये इतना डेवलप हो गया, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आज भी अगर हम हमारे दादा या दादी के पास बैठेंगे, नाना नानी के पास अगर हम बैठते हैं, तो भी वो उनको देख के हमें लगता होगा ना कि हम लोग उनसे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड है। तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द डीएनए चेंजेस, डीएनए कॉपिंग एंड वेरिएशन। चलिए, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual mode of reproduction involves the process of combining DNA from two different individuals, that is male and female. It does not distribute the control of DNA over cellular apparatus. मतलब कि ये जो DNA आते हैं ये ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि सेल के अंदर ना सेल ऑर्गेनल्स नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो DNA होता है वो जस्ट हमारे लिए हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं और एक नया प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। सेल के ऊपर इनका कोई रोल नहीं है, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स है वो डेफिनेटली वो फॉर्म होंगे, भाई वो फॉर्म होंगे तभी तो हमारी बॉडी बनेगी। अगर एक भी सेल ऑर्गेनल नहीं होगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो, तो ऐसा नहीं होता है। इट रिजल्ट्स इन द रीएस्टैब्लिश्ड ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। डीएनए कंटेंट जो है वो नया होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो रीएस्टैब्लिश्ड होंगे। रीएस्टैब्लिश्ड क्यों होंगे? तो जो हमारा मेल और फीमेल का जो एग और स्पर्म होता है, दैट इज ऑफ मेल, इट इज ऑफ फीमेल, फीमेल से जो हमें मिला है एक सेल, और जो मेल से हमें जो सेल मिला है इसके अंदर अभी क्या है, एन है, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसमें भी क्या है, ओनली सिंगल एन है, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है वन सेट तो हमारी बॉडी में नहीं है ना, हमारी बॉडी में तो 2n है, मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। हम लोग अभी क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो हमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा? तो ये दोनों जो सेल्स है, जब ये दोनों का फ्यूजन होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 2n बन जाएगा, और 2n मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो ये फ्यूजन होता है दोनों का, ये रीएस्टैब्लिश करता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, क्योंकि खुद के अंदर तो इनके पास n ही तो है, पर जो नया बेबी आएगा उसको n नहीं दे सकते ओनली, उसको तो 2n चाहिए। इसलिए क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे तभी जाके क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का रीएस्टैब्लिश्ड होगा। रीएस्टैब्लिश होंगे सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 23 दोनों से लेके ओवरऑल बनेगा 46, और जो बेबी होगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। चलिए, इट लीड्स टू द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन गमेट्स ड्यू टू दिस रीशफलिंग जेनेटिक्स वेरिएशन अकर्स। अब ये जो रीशफल होता है ना, क्यों? क्योंकि गमेट्स का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ। जब गमेट्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या हुआ, शफलिंग हुई, शफलिंग होके बना एक नया प्रोटीन, और उस नए प्रोटीन का जो रिजल्टेंट होता है वो है आज हम। इसमें क्या हुआ, कुछ वेरिएशन था, जेनेटिक्स वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। जेनेटिक वेरिएशन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2 डीएनए। जब 2 डीएनए का मिक्सचर होगा तो एक बनेगा नया प्रोटीन। वो जो पुराने प्रोटीन है, दोनों जो पुराने प्रोटीन है अपने, ऑब्वियस बात है, दो चीजों को मिक्स करोगे तो एक नया ही तो बनेगा। सपोज आप गोला खाने अगर जाते हो तो उन गोले के अंदर सपोज मैंने डाला, बहुत सारे कलर्स उनके पास थे और हमें चाहिए कि नहीं यार ये 2 कलर आप डाल दो, तो इन दोनों कलर के मिक्सचर से हम खा लेंगे उस गोले को, हमें दोनों का मिक्सचर चाहिए। तो जो दोनों जो फ्लेवर थे, दोनों का जो कलर था, जब वो दोनों वो कम्प्लीटली जब वो मिक्स होगा
मिक्स होने के बाद एक नया कलर बनेगा, और वो जो नया कलर है, वो जो वहां जो रखे थे कलर्स, उनमें से किसी से भी मैच बिल्कुल नहीं करता है। जब पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग के अंदर भी तो हम कलर को मिक्स करते हैं। जब पेंटिंग कर रहे हो तो कलर को मिक्स नहीं करते। भाई रेड और व्हाइट है, सपोज आपके पास रेड व्हाइट है, बट हमें चाहिए पिंक कलर, तो हम क्या करेंगे, रेड और व्हाइट को मिक्स कर देंगे। अब जब आपने इसको मिक्स करके अलग रखा तो क्या वो रेड की तरह दिख रहा था? बिल्कुल नहीं। तो क्या वो व्हाइट की तरह दिख रहा था? वो भी नहीं दिख रहा था। बाकी के जो कलर्स थे, ब्लू, येलो, ग्रीन, इनकी तरह दिख रहा था क्या? वो भी नहीं दिख रहा था। मतलब वो एक नया कलर बना। दो के मिक्सचर से हमेशा क्या होगा, एक नई चीज बनेगी। तो वही है, जब डीएनए मिक्स होगा दोनों का, तो जो प्रोटीन बनेगा वो नया प्रोटीन होगा, और वो नया प्रोटीन जो है वो पेरेंट्स से एग्जैक्टली बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। और जब वो मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, उससे एक टाइम के बाद उससे होगा वेरिएशन, और वेरिएशन के बाद जो नई जीन्स बनेगी, जो नई प्रोजीनी बनेगी, वो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट्स, कैरेक्टर्स इन द न्यू जनरेशन। नए जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा नए होते हैं, वो हमेशा पुराने वाले से डिफरेंट ही होंगे। वो नए क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने इतनी बड़ी जो ये कहानी पढ़ी थी इतने टाइम में, उन सबका रिजल्टेंट क्या होता है, उस सबका रिजल्ट क्या है? एक नया प्रोटीन जो बना है दो डीएनए के मिक्सचर से। और वो जो नया प्रोटीन है, एक टाइम के बाद धीरे 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 जब ये प्रोटीन्स नए बनते जाएंगे तो होगा वेरिएशन, और हो सकता है एक नई स्पीशीज बने। बट ह्यूमन बींग्स जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। वो एक्सटिंक्ट क्यों नहीं होंगे? भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक्सटिंक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। बिकॉज हम क्या हो रहा है, हमारी बॉडी जो धीरे धीरे अडेप्ट भी तो हो रही है एक साथ में। जब वो अडेप्ट हो रही है, एनवायरनमेंट के साथ में अडेप्ट हो रही है, और जो एक नई प्रोजीनी बना रही है, तो इसका मतलब है हम एक्सटिंक्ट नहीं होने वाले। हो सकता है हमारा फॉर्म चेंज हो जाए, मतलब बंदर से लेके आदिवासी, आदिवासी से अगर हम, फॉर्म ही तो चेंज हुआ, फॉर्म ही चेंज हुआ ना। ह्यूमन तो नहीं बदला ना, ह्यूमन तो ह्यूमन ही था। आदिवासी भी आज ह्यूमन ही है। अगर हम उसको देखेंगे वो ह्यूमन ही है। अगर वो यहाँ आके खड़ा भी हो जाएगा ना, तो हम उसको जानवर नहीं बोल सकते, वो ह्यूमन ही है। तो आदिवासी से अगर हम बने तो भी तो ह्यूमन ही है ना। तो जब हमसे अगर सपोज कोई और जनरेशन बनेगी तो वो भी ह्यूमन ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। दैट इज वाई ये वेरिएशन से क्या होगा, हमारी जो स्पीशीज है वो खत्म नहीं होगी, वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। चलिए, सो आई होप कि आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। नाउ अब सिग्निफिकेंस हो गया, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, बट उससे पहले हम बात करते हैं हमारी हेल्थ की। भाई रिप्रोडक्शन तो होना ही है, एवरी ह्यूमन बीइंग को रिप्रोडक्शन करना ही है, सो दैट कि उसकी जनरेशन जो है वो कंटिन्यूस चलती रहे, उसकी पॉपुलेशन स्टेबल रहे, और वो जो स्पीशीज है, अपनी जो स्पीशीज है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, वो खत्म नहीं हो जाए। उसके लिए रिप्रोडक्शन तो करना ही है। बट उससे भी पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो जो हेल्थ है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, एवरी एस्पेक्ट्स को देखते हुए। और नॉट ओनली फॉर द सिंगल एस्पेक्ट कि हमें कोई डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी है, ऐसा नहीं होता है। डिजीज नहीं भी है तो भी हो सकता है कि आप अनहेल्दी है, हो सकता है कि आप पूरे टाइम मतलब गुस्सा ही करते रहते हो। कोई भी एक छोटी सी बात तो यार आप गुस्सा होकर बैठ गए, या उस पर आप चिल्ला लिए, या हम सोशल नहीं है, मतलब हम ना कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, या हम लोगों की गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी, वी आर अनहेल्दी। आई आपको बात समझ में? क्या हुआ, जो हमारी जो हेल्थ होती है वो ओनली डिजीज पे डिपेंड नहीं करती है कि भाई हमें डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपको डिजीज नहीं है, इट्स वेरी गुड, बट स्टिल आपका हेल्दी होना इज अ डिफरेंट थिंग, और डिजीज नहीं होना इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए, सो द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीन नाम जरूर याद रखना है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। हमें इन तीनों हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें इन तीनों से फिट रहना है, फिजिकल, मेंटल और सोशली फिट रहना है। मतलब सोशल का मतलब क्या हुआ, भाई ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल ही तो है। हमने ये चीज पढ़ी है, बहुत बार सुनी भी है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है। तो जब ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है तो उसका सोशली हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब सोशली हेल्दी होने का क्या मतलब हुआ, क्या एक पर्सन जो पार्टीज करता है वो सोशली हेल्दी होता है? बिल्कुल नहीं। अगर एक पर्सन सबके साथ में प्यार से बिहेव करता है, और अगर हम लोग कहीं जाते हैं, दो चार लोगों से मिलते हैं, और वो हमें इस तरह से याद करते हैं कि नहीं भाई ये पर्सन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बात करके गया, तो हम मतलब कि हम सोशली हेल्दी है, क्योंकि हम हर एक पे गुस्सा नहीं करते हैं। हम किसी से बहुत तरीके से अच्छे से बात करते हैं, जो हमारे एटिकेट्स होते हैं। मतलब अगर हम कहीं गैदरिंग में जा रहे हैं तो हमारे कुछ स्पेशल एटिकेट्स होते हैं, अगर वो एटिकेट्स को हम फॉलो करते हैं, दैट मीन्स वी आर सोशली हेल्दी। मतलब अगर कोई हम चार लोगों के बीच में अगर वो बोले कि यार ये क्यों आ गया, तो हम मतलब हम सोशली हेल्दी नहीं है। हो सकता है कि हमें हमारी कोई ऐसी कोई चीज है जो उनको पसंद नहीं आई, या हम लोग उनसे अच्छे से बात नहीं करके आए, या हम किसी को ऐसी मजाक उड़ा के आ गए, तो वो भी गुस्सा करेगा ना कि भाई ये मजाक कैसे उड़ा के गया मेरा।
तो सोशली हेल्दी होना इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो सबसे स्माइल करके मिलना होता है और कुछ एटिकेट्स जो होते हैं लोगों के बीच में रहने के वो शो करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाके कैसे भी वहाँ पे बैठ रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, ये सब नहीं होता है। तो सोशली हेल्दी होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आया समझ में? चलिए, अब मेंटल हेल्थ का क्या मतलब हुआ भाई? मेंटली हेल्दी होने का क्या मतलब हुआ भाई? मेरा माइंड तो ठीक है, मुझे कोई हेडेक नहीं है, मेरी माइंड की सारी नर्व्स भी प्रॉपर काम कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम मेंटली हेल्दी और नॉट? नहीं भाई, मेंटली हेल्दी होना ये नहीं होता है। मेंटली हेल्दी होने का मतलब है कि अगर कोई भी आगे कुछ बोल के गया है ना, तो हम ऐसा नहीं है कि उस पे चढ़ जाएंगे सीधा, कि उस पे गुस्सा करेंगे या उसको कुछ भी बोलने लग जाएंगे। ये मेंटली हेल्थ नहीं होती है, ठीक है? हम मेंटली हेल्दी कब होंगे? जब हमारा माइंड जो है ना वो बिल्कुल शांत होगा। मतलब वो जो मेडिटेशन और योगा करने को कहा जाता है ना आपको कि भाई ये करो ताकि आप मेंटली शांत हो जाओगे। आपको छोटी-छोटी चीज़ों से ना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो माइंड है ना वो एकदम से गरम नहीं होगा। मतलब एकदम से आप गुस्सा नहीं करोगे। सो अगर हम लोग कंटिन्यू गुस्सा नहीं करते, मतलब जो ऋषि और जो ये होते थे ना पहले के लोग, जो संत वगैरह होते थे, ये मेडिटेशन से अपने माइंड को इतना कंट्रोल कर लेते थे कि उनको कोई भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, वो गुस्सा नहीं करेंगे। वो बहुत शांत दिमाग से अपना काम करते, बहुत शांत दिमाग से वो सोचते थे। दैट मीन्स वो मेंटली हेल्दी थे। बट आज की डेट में हम मेंटली हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस लेके ही घूमता है। वो पूरे टाइम स्ट्रेस में रहता है। मतलब हद हो गई। अगर किसी ने बाहर कोई चल रहा है और वो उसने किसी को चलते-चलते रास्ते में हो गया कि भई ये दोनों लड़ लिए, उसको देख के भी हम परेशान हो जाएँगे कि यार ये लड़ क्यों रहे? अब भई आपको क्यों परेशान होना है? आप तो अपने माइंड को शांत रखो। स्ट्रेस क्यों लेना है? अभी तो हो सकता है कि आपको पढ़ाई का स्ट्रेस होगा कि भई यार ये हुआ नहीं, ये चैप्टर नहीं हुआ, ये चैप्टर नहीं हुआ, वो चैप्टर नहीं हुआ, तो स्ट्रेस नहीं लेना है उसके लिए। अगर स्ट्रेस लोगे मतलब मेंटली हेल्दी नहीं हो उस चीज़ को लेके। तो टाइम पे पढ़ो, टाइम पे सो, टाइम पे खाओ और अच्छा खाना। अच्छा खाना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम जाके ना जैसे ही भूख लगी पिज़्ज़ा, बर्गर ले आओ वो खा लेते हैं। फिर ज़ोमैटो से ऑर्डर कर लेते हैं कि आज कुछ चाइनीज़ हो जाए। तो ये हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम फिज़िकली भी हम उससे फिर फिट नहीं रहेंगे फिर तो। अगर हेल्दी डाइट नहीं लोगे तो फिज़िकली भी फिट नहीं रहोगे, मेंटली तो फिर भूल ही जाओ। क्योंकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द फिज़िकल हेल्थ कि अगर सपोज़ मेरा बहुत भयानक हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है मेरा और कोई आके अगर बोलेगा तो डेफ़िनिटली मैं गुस्सा ही करूँगी उस पे। और मैं मेंटली भी शांत नहीं रह सकती, मैं गैदरिंग में जाना भी पसंद नहीं करूँगी, तो फिज़िकल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर फिज़िकल हेल्थ प्रॉपर होगी, तो मेंटल हेल्थ तो 80% प्रॉपर हो ही जाएगी और उसके बाद फिर सोशल हेल्थ है, वो भी कोरिलेटेड है इससे और वो भी काफ़ी हद तक जो है हेल्दी रहेगी आपकी हेल्थ। सो फिज़िकल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिज़िकल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है? एक्सरसाइज़ करनी है, योगा करना है एंड बैलेंस डाइट लेनी है। उसमें ये जस्ट आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ और ये सब को नहीं इंक्लूड करना है। फास्ट फूड जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स है उनको इंक्लूड नहीं करना है। उनको जितना हो सके अवॉइड करना है और हमें क्या करना है? बैलेंस डाइट लेनी है। तो बैलेंस डाइट लेने से क्या होगा? हम फिज़िकली हेल्दी रहेंगे और अगर हम फिज़िकली हेल्दी है इसका मतलब है हम मेंटली भी हेल्दी है। 80% हम मेंटली हेल्दी है। भई अच्छा खाओगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा बोलोगे और दिमाग भी काफ़ी हद तक शांत रहेगा। तो और बाकी है तो एक्सरसाइज़ करो। तो उससे क्या होगा? फिज़िकली हेल्थ तो अच्छी हो ही रही है, साथ-साथ में मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी होगी। और जब ये तीनों एस्पेक्ट से आप फिट रहेंगे, दैट मीन्स कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो भी अच्छी रहेगी। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये तीनों एस्पेक्ट से आप फिट है, इट मीन्स कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट से भी आप फिट है। आपकी हेल्थ जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ परफेक्ट है, बहुत अच्छी हेल्थ है आपकी। चलिए, द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। जब ये तीनों की तरफ से हम फिट होते हैं ना, तो हमारी लाइफ जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो भी हेल्दी होती है। गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड्स बोथ मेल एंड फीमेल विद द फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड्स। मतलब जो मेल और फीमेल दोनों का है। दोनों का क्यों बोला हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? क्योंकि भाई जब बच्चे का जन्म होता है तो एग और जो स्पर्म है वो दोनों से ही तो आता है। एक मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा। और सपोज अगर फीमेल की हेल्थ तो चलो अच्छी है और अगर मेल की हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या होगा? भाई उसने भी तो कुछ कंट्रीब्यूट किया, उसने भी तो स्पर्म दिया है ना। कि भी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी अच्छी होना बहुत नेसेसरी है। क्योंकि जब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है वही स्ट्रेस जो है वो बच्चे पे भी आएगा। अगर मेल जो है वो स्ट्रेस्ड है तो जो स्पर्म जो लेके आ रहा है वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो लेके आता है डीएनए की फॉर्म में। तो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर भी क्या आएगा? स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेस आएगा। तो वो जो बच्चा होगा उसके अंदर भी तो कहीं ना कहीं वो वर्ड घूम रहा होगा ना कि हाँ एक स्ट्रेस नाम की चीज भी होती है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है
वो दोनों की अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, मेल और फीमेल की। सो अगर दोनों की हेल्थ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो दोनों की अगर अच्छी होती है, मेल और फीमेल की, मतलब कि क्या होगा, द फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड्स, मतलब उन जो मेल और फीमेल है, अगर वो सोशली भी हेल्दी है, वो मेंटली भी हेल्दी है और वो फिजिकली भी फिट है, तो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी होगी। और डेफिनेटली उनको पता होगा कि फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं। मतलब उनको पता होगा हमें अगर अभी बेबी नहीं चाहिए तो फिर वो उनको क्या करना है। मतलब फैमिली प्लानिंग नाम की जो चीज़ होती है ना, उनको पता है कि फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड्स क्या होंगे, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। और उन मेल फीमेल को ये भी पता होगा, अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज, कि उनको ये भी पता होगा कि अपनी फैमिली साइज जो है वो हमें कब लिमिट करनी है और कब एक्सटेंड करनी है। मतलब सपोज अगर किसी फैमिली के अंदर अगर सपोज एक बेबी है और अगर वो फाइनेंशियली फिट नहीं है, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है अगर वो प्रॉपर नहीं है, वो सही नहीं है, तो उनको पता है कि हमें नेक्स्ट बेबी को प्लान नहीं करना है, बिकॉज जैसे ही नेक्स्ट बेबी आएगा उसके खर्चे बढ़ेंगे, उस फाइनेंशियली क्राइसिस भी शुरू होंगी और उससे जो है वो मेंटली फिट नहीं रह पाएंगे पेरेंट। उससे इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बेबीज पे पड़ेगा। दैट इज वाई उनको पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें अवेयर रहना है किस चीज़ के लिए, कि हमारी जो फैमिली की लिमिट है, फैमिली की जो साइज है उसके लिए भी अवेयर रहना है। मतलब अगर सपोज कोई फाइनेंशियली फिट है, उसके पास बहुत अगर पैसा, जो हायर क्लास फैमिलीज होती है उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील कि 2 बेबीज के बाद भी अगर थर्ड बेबी आ जाता है, दैट्स ओके, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है या जो लोअर क्लासेस फैमिलीज होती है, वो इस चीज़ को बहुत अवेयर होती है, इस चीज़ को लेके। और वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी अच्छी है, वो बहुत इस चीज़ को लेके इंटेलिजेंट है। वो उनको पता है कि भाई हमें इतना ही काम करना है, हमें सिर्फ एक बेबी से काम हो जाएगा हमारा, या हमें सिर्फ 2 ही बेबीज चाहिए, उसके आगे हम उनकी खर्चे नहीं उठा पाएंगे, या हो सकता है कि थोड़ा सा फिर वो मेंटली प्रेशर रहेगा उनके ऊपर। तो इस चीज़ को लेके वो भी अवेयर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही इस चीज़ को लेके अवेयर होते हैं कि हमें है हमारी फैमिली की साइज जो है वो कितनी करनी है। चलिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है कि जब फीमेल और मेल का जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस टाइम पे सेक्सुअली कुछ ऐसी डिजीज होती है जो ट्रांसमिट हो सकती है, दीज आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो उनको ये भी पता होता है कि हमें उस इन्फेक्शन से या हमें ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे कैसे प्रिवेंट करना है। और अगर बाई चांस हो भी जाती है तो वो उस चीज़ से घबराएंगे नहीं, वो जाएंगे सीधा डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए, और गाँव के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जो पढ़ा लिखा जो अच्छा डॉक्टर होगा ना उसके पास जाके उससे कंसल्ट करेंगे। वो उस चीज़ को छुपाएंगे नहीं, क्योंकि छुपाने से क्या होगा, वो डिजीज और बढ़ेगी और बढ़ने से इतना उनको प्रॉब्लम होगी ना कि वो दोनों नहीं रह पाएंगे। सो वो लोग चले जाएंगे किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए। मतलब ये कब होगा, जब वो उस चीज़ के लिए अवेयर होंगे तभी तो होगा। और अगर वो अवेयर ही नहीं हुए, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही अच्छी नहीं हुई, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। दैट मीन्स reproductive health is the most important thing for the reproduction. Now, what are sexually transmitted disease? There are many infectious disease which are spread by sexual contact called sexually transmitted disease. मतलब हमारे पास ना बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो इन्फेक्शन से फैलती है, या तो किसी के खांसने से, या हमारे किसी जूठे खाने के खा लेने से, या फिर कई बार होता है कि सिरिंज जो होती है वो अगर हम किसी और की यूज कर लेते हैं तो भी हमें वो डिजीज हो सकती है। तो दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज। बट उसमें से कुछ ऐसी डिजीज होती है जो अपने पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे स्प्रेड होती है। मतलब मेल यूरेथ्रा या जो फीमेल वजाइना होता है उसके अंदर एक तरह का बैक्टीरिया या एक तरह का वायरस जो होता है, उससे कोई ना कोई अगर डिजीज सपोज किसी मेल या फीमेल को है, तो जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जो उसका पार्टनर है उसको भी वो डिजीज हो सकती है। जब वो डिजीज हो जाती है तो इतना मतलब एक तरह से कहता है सेवियर पेन जो होता है, सेवियर पेन होता है कि वो अगर वो पर्सन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि वो पेन से ही मर जाए। सो देयर आर सो मेनी डिजीज। फर्स्ट आपने एड्स का नाम तो सुना ही होगा। एड्स इज द मोस्ट कॉमन डिजीज जो कि सेक्सुअली इंटरकोर्स से होती है। दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत कॉमन डिजीज है ये। और हेपेटाइटिस है, ये भी इसी वजह से हो सकती है। चलिए, एसटीडीज अकर्स मोस्टली इन द इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअली एक्टिविटीज विद मेनी पार्टनर्स। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कोई भी एक पर्सन है, अगर वो बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में अगर वो सेक्सुअली कांटेक्ट में है, तो हो सकता है कि उसको वो डिजीज हो जाए। मे बी किसी एक पार्टनर में नहीं थी, बट इतने सारे जो मल्टीपल पार्टनर्स है, हो सकता है उसमें से किसी एक को हो, तो उस एक के हो जाने से भी क्या होगा, उन सारे पार्टनर्स में धीरे 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 जो है वो फैलाने लग जाएंगे। सो ये डिजीज जो होती है इन्फेक्शियस है, किसी भी पर्सन के सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से होती है, अदरवाइज ये ऐसे नहीं फैलती है। सो एड्स इज द मोस्ट कॉमन डिजीज। अगर मल्टीपल पार्टनर्स है तो भी हो सकता है कि किसी एक को अगर वो डिजीज होगी तो वो आपको भी लग सकती है। बट ये होता क्या है, सो मेल यूरेथ्रा एंड जो फीमेल वजाइना है उसके अंदर एक तरह का बैक्टीरिया या एक तरह का वायरस होता है
जिसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है, या हो सकता है कि उस प्लेस के अंदर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके अंदर कुछ फोड़े फुंसी उस टाइप का कुछ हो जाए और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उनसे जनरली उनसे प्रिवेंट ही करना चाहिए। जिस टाइम पे अगर सपोज हमें पता है कि हमारे पार्टनर को या किसी पर्सन को अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दैट मीन्स उससे सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए ताकि ये डिजीज जो है स्प्रेड नहीं हो, राइट। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो हमने आज देखा सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है और ये क्या इंपॉर्टेंस है उसका, और जो एसटीडीज होती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, वो क्या होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो इस तरह से फैलती है, और इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज जो एसटीडीज है वो कौन कौन सी होती है। थैंक यू सो मच।